भारती। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हो मंजरी? बिल्कुल ठीक है। हाँ, देखिए बसंत आने वाली है और आज लग रहा है आपको देखकर कि बसंत आ गई है। जी बिल्कुल, मैंने सोचा कि अब बसंत को तो सखी सहेली प्रोग्राम पड़ेगा नहीं, तो क्यों ना आज हम बसंती होकर चलते हैं। हाँ, जब तो मैंने कहा आज लग रहा है कि बसंत कुछ पहले आ गया है। बिल्कुल, क्योंकि हाँ। हम तो उसको मनाएंगे सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाएंगे। बिल्कुल, लेकिन उसकी चर्चा हम आज इस कार्यक्रम में करेंगे, है ना? और सभी जो हमारे सभी सखियां श्रोता लोग मंच से जुड़ गए हैं, तो उनका सभी एक बार फिर से स्वागत करते हैं और विषय बता देते हैं मंदाकिनी जी कि सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे पद्मश्री सुभद्रा देवी जो पेपर मैशी कला से जुड़ी हुई है, उनके बारे में बात करेंगे और साड़ियों की दुनिया की बात करें। अरे वाह, कौन सी साड़ी मुझे गिफ्ट करने वाली हैं आज आप? अरे वाह, क्या बात है, चंदेरी साड़ी गिफ्ट करेंगी मुझे। बहुत ही सुंदर साड़ी होती है ये। हाँ, और 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और हमने बता ही दिया कि सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी 2 फरवरी को, तो उसके बारे में बात करेंगे। और जीव जंतु कल्याण दिवस 2 फरवरी को है और विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी 2 फरवरी को तो है। तो इन दोनों दिवस की पहले से ही बधाई दे देते हैं, शुभकामनाएं दे देती हैं, क्योंकि इन विषयों का जो दिवस है इनका महत्व बहुत ज्यादा है हमारे जीवन में और इनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो आज इस कार्यक्रम में इन सभी विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा। बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले शुरू कर देते हैं महिला से। जी बिल्कुल, क्योंकि सखी विशेष है ना? जी बिल्कुल विशेष है। पद्मश्री सुश्री सुभद्रा देवी जी पेपर मैशी से जुड़ी। और मंदाकिनी जी, रंग बिरंगी कला जो विभिन्न प्रकार की कलात्मक डिज़ाइंस होती हैं उनमें, और किसी का भी मन मोह लेती जब कला को हम देखते हैं। और ऐसी ही बिहार की मिथिला की मधुबनी कलाकार सुभद्रा देवी जी हैं, जिनके हाथों के हुनर ने अपनी मधुबनी की जो कला है, कला को सीखा और जो पेपर मैशी की कला कहलाती है। और इसमें पुराने रद्दी कागजों को गलाकर मसल कर आकृतियाँ बनाई जाती हैं। कपड़ों का भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है और सूखने पर चटक रंग भरे जाते हैं। सुभद्रा देवी ने ये कला सीखी और उसमें महारत भी हासिल की और सन 2023 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मधुबनी जिले के सलेमपुर गाँव की आप रहने वाली हैं और बचपन से इस कला के प्रति रुचि बढ़ती गई और सफलता उन्हें मिल गई। बिल्कुल सफलता उन्हें मिलेगी, क्योंकि हम जो पुराने रद्दी कागज होते हैं उन्हें कभी गलाकर या मसल कर आकृतियां बनाते ही नहीं है। हम तो उन्हें फेंक देते हैं रद्दी की टोकरी में, है ना, या फिर रद्दी वाले के भाव बेच देते हैं। तो ये अंतर तो मिलेगा ही ना, तभी तो किसी को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है ना मंजरी? और बचपन से ही अगर उनकी हम बात करें ना, तो वो चूल्हा, गुड़िया, गुड्डे, खिलौने, पेंसिल आदि जो है बनाए भी करती थी। और बाद में उन्होंने दूल्हा दुल्हन, डोली है, लुड्डो है, पशु पक्षी है, गाय है, कुत्ता है, तोता है, गाय बछड़ा, चाबी का गुच्छा, प्लेट, कटोरी, ट्रे, मुखौटे, ज्वेलरी, मॉडर्न आर्ट और भगवान की मूर्तियां भी बनाई। और पेपर मैशी की कला में जो भी सामान लगता था वो तैयार करके कागज की लुगदी में नीला थोता और गोंद मिलाकर पेस्ट बनाती और फिर आकृतियों को आकार देकर सुखाती और उनमें रंग भर देती थी। बिल्कुल। और मायके से ही वो इस कला के अन्य लोगों को, जब वो मायके में थी तो वहाँ पर आसपास वो लोगों को देखा करती थी इस कला को बनाते हुए, तो तभी से उनकी रुचि वहाँ से होती गई और वो उनके मन में बस गई। और ससुराल आने पर वे गृहस्थी के संग संग इस कला में रमती चली गई और बहू बेटे संग रहकर भी वो इस कला में आज भी लगी हुई हैं। सरल स्वभाव की सुभद्रा जी को वर्ष 1980 में राज्य पुरस्कार, 1991 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और 2023 में तो पद्मश्री मिला। और ये हमारे सबके लिए गर्व करने वाली बात बहुत है। और राष्ट्रपति भवन में जो इन्हें पुरस्कार मिला वो उनके हाथ से सम्मानित हुई थी राष्ट्रपति के द्वारा और प्रशस्ति पत्र, मेडल व प्रमाण पत्र इन्हें उस दौरान मिला। बिल्कुल, उन्होंने जो कला को समृद्ध किया और साथ ही 100 से ज्यादा महिलाओं को इस कला को सिखाया। सबसे बड़ी बात कि वो खुद तो आत्मनिर्भर बनी और उन्होंने लगभग 100 से ज्यादा महिलाओं को सिखाया और उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया है। तो उनकी जो माँ थी वो महेश्वरी देवी नाम था उनका और उनके पिता का नाम रुद्र नारायण था। उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनकी रुचि पेपर मैसी कला के प्रति बनी रही और उसके द्वारा आगे चलकर अपने परिवार की तमाम जिम्मेदारियों को भी पूरा करके उन्होंने इस कला को और भी निखार दिया। और दिल्ली, मुंबई और देश भर में अनेक जगहों पर प्रदर्शनी व कार्यशाला में पेपर मैशी कलाकृतियों के जरिए एक अलग पहचान बनाने में सफल रही। इस कला के द्वारा स्पेन में आयोजित प्रदर्शनी में शामिल हो चुकी हैं। सुभद्रा देवी दस्तकार, दस्तकारी
चित्रकारी, मद्रास क्राफ्ट जैसी कई संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और आज भी इतनी उम्र में वे पेंसिल से डिजाइन पेपर पर बनाती हैं, और गुड़िया है, हाथी है, बहुत सारी आकृतियां हैं बनाती रहती हैं। और जो है मैदा की दाल है, निकालती हैं, सुखाती हैं, कूटती हैं। दर्द मैदा करके एक पेड़ होता है, उसकी छाल निकालती हैं। दर्द मैदा होता है ये, उस पेड़ की छाल को निकालती हैं, फिर उसको सुखाती हैं, कूटती हैं, पीसती हैं, छानती हैं और पाउडर बनाती हैं। बिल्कुल, और उसमें बाद में उसे मेथी से भी उसमें बनाने लगी थी। और फिर पेपर, गोंद और चिपकाने वाला जो पदार्थ होता है वो मिलाकर पेपर मैशी की कला को, वो आकृतियों को बनाया करती थी। और वे 1970 से लेकर अब तक अपना कला में, अब तक वो इस समय तक कहना चाहिए कला में सक्रिय हैं। उनकी कलाकृति केले के बाग में कृष्ण और राधा ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित है। तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा की जो धनी है सुभद्रा जी से हम सभी को प्रेरणा भी लेनी चाहिए बहनों, सखियों, और ये देखना चाहिए कि कितनी लगन, मेहनत और हौसला उन्होंने बनाए रखा, और आज तक वो हौसला कायम है, और तभी वो इतनी सफल भी हैं। अगर हम सखियां भी घर गृहस्थी के अलावा या नौकरी के अलावा अन्य कलाओं में अपने आप को निपुण कर लेती हैं मेहनत के साथ साथ, तो एक दिन जरूर सफलता को बिल्कुल पा सकती हैं। और देखिए बहुत सारे संदेश भी आ गए हमारे पास, तो एक संदेश पढ़ लेते फिर एक गीत सुनते हैं। हाँ बिल्कुल। लिखती हैं कि सुभद्रा देवी पेपरमेशी कला में इकलौती महिला हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। वो बताती हैं कि इस कला की वजह से उन्हें पहली बार 1980 में, जैसा हमने बताया, राज्य सरकार के उद्योग विभाग और 1991 में केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। सुभद्रा देवी ने पेपरमेशी को अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, जिनके कारण उन्हें काफी सम्मान मिला। उन्होंने न सिर्फ कला को समृद्ध किया बल्कि 100 से अधिक, जैसे बताया है आपने, महिलाओं को भी रोजगार दिया, आत्मनिर्भर बनाया। सबसे बड़ी बात है कि हाँ, किसी को आत्मनिर्भर बनाना इस युग में बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी कला हम भी सीख सकते हैं। पेपरमेसी के अलावा बहुत सी कलाएं हैं जो हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं मंजरी, लेकिन हम ध्यान नहीं रखते, क्योंकि है ना, हम रोज देखते हैं कि कोई कारपेंटर है वो क्या कर रहा है, या लुहार क्या कर रहा है, या बढ़ई क्या बना रहा है, लेकिन हम उसे सीखने का प्रयास नहीं करते। हमारे भीतर वो आग, वो जज्बा होता नहीं है कि हम किसी कला में निपुण हो जाए, और जिनमें होता है वो इसी तरह का नाम करती है। बिल्कुल, और हमने एक बार बनाया भी है मंदाकिनी जी। अच्छा, तो आप भी उन महिला में शामिल हैं यानी कि? हाँ, मैंने पेपरमेशी से अच्छा मुखौटा बनाया था, तो अपने भतीजे को दिखाया करती थी। अरे वाह, कहानी सुनाया करती थी। तो शौक है मुझे भी। बिल्कुल, तो आपने अपने मन की बात कह दी, और मुझे लगता है कि मुझे भी आपसे सीखना पड़ेगा कि पेपरमेसी का ये गुण कैसे कैसे हम बना सकते हैं। बिल्कुल, और सीखना भी चाहिए। तो आप कह रही थी कि आप मुझे साड़ी गिफ्ट करने वाली हैं। चंदेरी साड़ी करने वाली हैं, तो उसके बारे में बताइए तो सही, किस रंग की मुझे साड़ी देंगी, कहाँ से लाएंगी, कैसी होती है, और इसमें मैं कितनी कैसी लगूंगी, ये भी तो बताइए। नहीं, लगेंगी तो आप पक्का बहुत अच्छी लगेंगी। देखिए, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमारे जो साथी लोग हैं उन्होंने चंदेरी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी, तो हम क्यों ना उनसे ही बात शुरू करते हैं। उनके संदेश, उनके खत हमें मिल चुके हैं। तो एक लिखते हैं कि चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर में बनने वाली एक पारंपरिक साड़ी है। ये साड़ी रेशम और जरी के धागों से बनी होती है। चंदेरी साड़ी को साड़ियों की रानी कहा जाता है। चंदेरी साड़ी की खासियतें इन्होंने लिखी हैं कि चंदेरी साड़ी को बनाने के लिए रेशम, चंदेरी कॉटन और सिल्क कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। चंदेरी साड़ी में सोने और चांदी के ब्रोकेट या जरी, बढ़िया रेशम और शानदार कढ़ाई होती है। चंदेरी साड़ी में पारंपरिक सिक्का, पुष्पकला, मोर और आधुनिक ज्यामितीय डिजाइन्स होते हैं, और चंदेरी साड़ी की किनारी बारीक जरी की होती है। चंदेरी साड़ी की जरी आगरा और सूरत से मंगाई जाती। क्या बात है। और चंदेरी साड़ी के बारे में कुछ बातें और इन्होंने लिखी है कि चंदेरी साड़ी को बनाने के लिए पहले मलमल का इस्तेमाल किया जाता था। चंदेरी साड़ी को बनाने के लिए पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। चंदेरी साड़ी की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और एक मांग तो हमें ऑलरेडी यहाँ मिल चुकी है। बिल्कुल। तो चंदेरी साड़ी की मांग न बढ़े कैसे हो सकता है मंजरी? हाँ, आप चंदेरी साड़ी का जिक्र कर रही हैं और उसे हम न मांगे, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि चंदेरी फैब्रिक पारंपरिक कॉटन यार्क में सिल्क और गोल्डन जरी में बुनाई द्वारा निर्मित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप झिलमिलाता बनावट का निर्माण होता है। और ये फैब्रिक चंदेरी से निर्मित है। धोने के लिए हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें और ठंडे पानी से इसको धो लेना चाहिए। वहीं ये कह रहे हैं कि साड़ियों की रानी कहलाने वाली चंदेरी साड़ी में रेशम का ताना बुना जाता है, और वही बाने में कपास के बने धागों का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप चंदेरी को देखेंगे या फिर छुएंगे तो ये काफी लाइट वेट महसूस होती है। वहीं बनारसी साड़ियों में की गई बुनाई की वजह से इसका फैब्रिक थोड़ा भारी और रेशमी होता है। बिल्कुल। और आगे लिखते हैं संदेश में कि बुनाई शुरू करने के लिए सबसे पहले साड़ी की बूटी, बॉर्डर और किनारी के अनुपात में अलग अलग रंगों के धागे करगे पर चढ़ा दिए जाते हैं, और इसके बाद धागा हथकरघा ताना बना
बना में फिट करके साड़ी की बुनाई की जाती है। बुनाई के साथ ही छोटी बड़ी बूटी ऑर्डर व डिज़ाइन बनाई जाती है। अंत में खूबसूरत पल्लू की बुनाई की जाती है। वाकई में मंदाकिनी जी, साड़ी जब भी हम खरीदने जाते हैं ना, तो हम सब बहनें जो हैं पल्लू की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पल्लू से सुंदरता बनती है ना। तो ये भी लिखते हैं कि चंदेरी साड़ी बनाने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है। इसमें सूत तैयार करना, ताना बाना बनाना, जरी जोड़ना, फिनिशिंग शामिल है। चंदेरी साड़ी बनाने की प्रक्रिया भी ऐसी है कि कच्चा माल लेते हैं। चंदेरी साड़ी बनाने के लिए रेशम और कपास के धागे खरीदे जाते हैं। सूत तैयार किया जाता है। सूत को सावधानी से काटा जाता है और फिर रंगा जाता है। ताना बाना बनाना, तैयार सूत से ताना बाना बनाया जाता है। जरी जोड़ना, कपड़े में जरी और सोने चांदी के धागे होते हैं। फिनिशिंग करते हैं और उसके बाद इसे प्रेस करके चमकदार बनाया जाता है। और चंदेरी की साड़ी को जब कहते हैं ना कि गाल में ऐसे लगाओ तो मुलायम मुलायम सी लगती है। अच्छा, इतनी मुलायम भी होती है। मुलायम होती है वो। हाँ। और हमारे एक साथी और संदेश में लिखते हैं कि चंदेरी कपड़ा एक पारंपरिक हाथ से बना हुआ कपड़ा है जो अपनी महीन बनावट और पारदर्शिता के लिए जाना जाता है। इसे मुख्य रूप से रेशम, कपास या दोनों के मिश्रण का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसे अक्सर जरी धातु के धागे से सजाया जाता है। यानी बहुत खूबसूरत ये साड़ी होती है। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि चंदेरी साड़ी का इतिहास तो बहुत पुराना है और ये भारतीय बुनाई कला की धरोहर है। चंदेरी साड़ी की बुनाई कला का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। चंदेरी साड़ी की बुनाई कला की शुरुआत 2री और 7वीं शताब्दी के बीच हुई थी और इस साड़ी की खासियत इसकी बुनाई, तकनीक, रंग और पैटर्न है। इसमें कुछ खास जुड़ी बातें बताई है कि चंदेरी साड़ी की बुनाई रेशम और सूती धागों से होती है, हथकरघे से बुनी जाती है और बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मेहनत और विशेषज्ञता जरूर होनी चाहिए। साथ ही सांस्कृतिक महत्व के जटिल पैटर्न और रूपांकनों से इसे सजाया जाता है और इसे साड़ियों की रानी कहा जाता है और मुगल काल में शाही परिधान के रूप में भी इसे पहना जाता था। और देखिए, जब साड़ी पहनती हैं हम सभी बहनें, हम सब लोग, तो कैसा रूप निखर के आता है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर रूप लगता है। और तब ये गाना खुद ब खुद कोई गाने लगता है कि रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। तो भाई हमारी सखियों और सखाओं को कहना चाहेंगे कि खुशी तो मिलेगी जब आपको साड़ी गिफ्ट में मिलने वाली हो। मंदाकिनी जी, मैंने तो पलक ही बंद कर ली थी। तो चलिए, हम खुश हो गई। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे थे चंदेरी साड़ी के बारे में। तो यह है कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में चंदेरी एक गांव है। चंदेरी की साड़ियों से इसकी पहचान बनी। भारत ही नहीं, विश्व में भी ये प्रसिद्ध है और चंदेरी के इतिहास का उल्लेख रामायण और महाभारत काल में भी किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि वैदिक युग में भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल ने इसकी खोज की थी और 11वीं शताब्दी में लिखित उल्लेख है। तो चंदेरी साड़ियों की परंपरा 13वीं शताब्दी में 1350 के आसपास कोली बुनकरों द्वारा शुरू की गई थी। बिल्कुल सही कहा मंजरी आपने। और वहीं 17वीं सदी की बात करें तो बड़ौदा है, नागपुर है और ग्वालियर जिले में जो बसने वाले बुनकर थे ना, तो वहाँ के राजघरानों की महिलाओं के लिए भी चंदेरी साड़ियाँ वो बुना करते थे। और मुगल काल की बात करें तो वो ढाका से बारीक मलमल के रेशे मंगवाते थे और इसकी खासियत में ये भी कहा जाता है कि ये साड़ी मुट्ठी में आ जाए इतनी छोटी भी हो जाती है। पुराने समय में राज परिवारों की स्त्रियां जो हैं केसर से निकाले गए रंग से धागे रंगवाकर साड़ियां बनवाती थी और जिससे केसर की महक आती थी और उनके शौक भी खास हुआ करते थे। बिल्कुल। और चंदेरी के कपड़े में समय के साथ साथ बदलाव देखा गया मंदाकिनी जी। और सन 1890 में ये जो परिवर्तन हुआ था और जब बुनकर हाथ से बने यार्न के बजाय मिल मेड यार्न से कपड़ा बुनने लगे थे। 1970 के करीब बुनकरों के ताने बाने में ताना सूती और बाना सिल्क का इस्तेमाल किया करते। इससे कपड़े में मजबूती आई। नल फार्मा, डंडीदार, चटाई, जंगला और मेहंदी वाले हाथ जैसे चंदेरी साड़ी के पैटर्न बहुत प्रसिद्ध हुए। चंदेरी फैब्रिक को साल 2004 में एक भौगोलिक सांकेतक यानी कि GI टैग के रूप में दर्ज किया गया। बिल्कुल सही कहा। GI टैग जो था उसके रूप में इसको दर्ज किया गया है। और हथकरघे की बात करें तो सूत के धागे को सावधानी से इसमें जोड़ा जाता है और धागा चढ़ाया जाता है, फिर नाला फेरना कहा जाता है उसे। पूरा दिन लग जाता है। 2 बुनकरों के सहयोग से ये काम होता है। और बुनाई की शुरुआत साड़ी की बूटी, बॉर्डर और किनारी में अलग अलग धागों से होती है। गणना भी की जाती है जिसमें बूटियां जो है सही बने और जरी और सोने और चांदी के धागे भी जोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है मंजरी। बाद में इसको फिनिशिंग करते हैं। प्रेस और मोतियों का, नगों का काम होता है। तैयार चंदेरी साड़ियों की जो सुंदरता है वो निखर जाती है और इनका कलर कॉम्बिनेशन में बैकग्राउंड और बॉर्डर का खास ध्यान रखा जाता है, जैसे केसरिया, लाल, मरून, गुलाबी, बादामी, मोर, गर्दनी, तोता पंखी रंगों का इस्तेमाल खास तौर से होता है। और हल्के और गहरे रंग से बनी साड़ियाँ गंगा जमुना साड़ी के रूप में भी जानी जाती हैं। बिल्कुल। और एक साड़ी से
को बनाने में लगभग मंदाकिनी जी 1 से 2 महीने का समय लग जाता है, इससे ज़्यादा भी लग जाता होगा जैसा वर्क होता होगा। और बुनाई, कसीदाकारी और डाई का सफ़र तय कर चंदेरी साड़ी तैयार हो पाती है। और इसकी खासियत ये भी होती है कि साड़ी में विरोधी रंगों को चुना जाता है, जैसे काले रंग के साथ नारंगी, नीले संग काला, गुलाबी के साथ लाल रंग। और आजकल बेज, क्रीम और आइवरी कलर भी बहुत चला है। फैशन में पेस्टल शेड भी देखने को मिलता है, इससे साड़ी का लुक बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा, साड़ी का लुक बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग आजकल पेस्टल शेड की साड़ियां लेते भी हैं मंजरी। शादी विवाह में जब हम देखते हैं स्त्रियों को तो ये कलर बहुत बहुतायत मात्रा में मिलता है। और साड़ी की बुनाई से पहले पेपर की एक प्लेन शीट पर पूरी साड़ी को पेंट कर दिया जाता है। किस तरह की डिजाइन हो, रंगों को सेट करना पड़ता है। उसके अलावा जो ग्राफ पेपर है उस पर एक नक्शा बनाया जाता है और उसी के अनुसार धागों को और रंगों को लगाया भी जाता है। बिल्कुल। और चंदेरी की खास साड़ी गोल्डन सिक्का डिज़ाइन जरूर पहने, क्योंकि वो बहुत सुंदर भी लगती है। तो हमारे जो संदेश में भी लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के का जिक्र आते ही जहन में सबसे पहला नाम चंदेरी का आता है। इस ऐतिहासिक नगरी में बुनी गई साड़ियाँ दुनिया भर में फेमस है। चंदेरी साड़ी वजन में हल्की होती है और सूती और सिल्क में भी मिलती है। हमारी सखी लिखती हैं कि चंदेरी में 2,500 रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपए तक की साड़ियाँ बुनी जा रही हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम लेना चाहती हैं, जिनका जेब अलाउ नहीं करता है, तो 1,000 से भी साड़ी जितनी हमारी चादर हम उतना ही पैर फैलाएं। क्योंकि अगर परिवार बड़ा है और घर की हर स्त्री चंदेरी साड़ी पसंद करती हो तो थोड़ा सा कम रेट में भी साड़ी ली जा सकती है। ठीक है, थोड़ा ये जरूर होगा कि वो कितनी शुद्ध है या कितनी नहीं है, थोड़ा अंतर आएगा, लेकिन बजट से ले सकते हैं। हाँ, बजट से ली जा सकती है। और मंदाकिनी जी देखिए, एक संदेश हम थोड़ा सा ले लेते हैं। लिखते हैं कि साड़ी खूबसूरत हो, फैशन में हो, आरामदेह हो तो हम महिलाएं उसे जरूर ही पसंद करती हैं। और हम सभी के वार्डरोब में एक चंदेरी साड़ी तो जरूर होगी। महाभारत काल में उल्लेख मिले चाहे ना मिले, गूगल पर अब सब उल्लेख मौजूद है। और हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि कुछ भी कहिए, आप दोनों सखियों की आवाज़ काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती है और अंदाज भी। तो शुक्रिया, आप इतना नोटिस करते हैं। शुक्रिया इतना गहराई से हमें सुनने के लिए। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं भारतीय तट रक्षक दिवस के बारे में, जो कि 1 फरवरी को है। और चाहे देश की सीमा हो या समुद्री तटों की सीमा हो, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनसे जुड़े विभागों की होती है। और जिन्हें कठिन ट्रेनिंग देकर एक मजबूत प्रहरी बनाया जाता है, जो दिन रात अपनी ड्यूटी पर तैनात रहकर सीमा की सुरक्षा में डटे रहते हैं। और भारतीय तट रक्षक दिवस जो 1 फरवरी को है, हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के दिवस की स्थापना तट रक्षक अधिनियम 1978 द्वारा 1 फरवरी 1977 को की गई थी। तट रक्षक दिवस के कार्यों, उनकी उपलब्धियों, सफलताओं और सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये 1 फरवरी को हम मनाएंगे, क्योंकि उस दिन हमारा कार्यक्रम सखी सहेली नहीं जाता है और हमारे श्रोता इस विषय पर खास जानकारी चाहते भी हैं। तो आज इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। और वयम रक्षाम यानी हम रक्षा करते हैं। तो भारतीय जो तट रक्षक का आदर्श वाक्य है वो ये है, वयम रक्षाम। भारतीय तट रक्षक बल विश्व का जो है मंजरी 4था सबसे बड़ा तट रक्षक बल माना गया है। और इसका उद्देश्य है कि जो समृद्ध और तेल, मत्स्य एवं खनिज और अपतटीय जो संपत्ति की सुरक्षा करने से इसका अर्थ हम लेते हैं। जो जहाज है, नौका है, समुद्र में व्यापार के लिए जाते हैं, या जो सवारियां इसके द्वारा देश विदेश में जाती हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। और ये जो तट रक्षक बल के सदस्य हैं, उनका काम होता है सुरक्षा करना। जी। और समुद्र पोत परिवहन, मछली और अन्य जीव जंतु के अवैध शिकार पर नजर रखती है। समुद्री तटों की स्वच्छता हो, इसका ख्याल रखा जाता है। और समुद्री पर्यावरण और दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा करना, युद्ध के दौरान नौसेना की सहायता करना, और समुद्रों में अथाह खजाना वनस्पतियां होती हैं मंदाकिनी जी, उनकी सुरक्षा करना भी होता है। और जो वहाँ पे जैसे शैवाल है और सीप, मोतियां अगर हम सब मिलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर कोई अवैध तरीके से ना उस पर तस्करी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। और तस्करी रोधी अभियानों में सीमा शुल्क विभाग और मछुआरों की सुरक्षा, समुद्री तूफानों, भीषण बारिश के दौरान जाने से उन्हें रोका जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और समुद्री क्षेत्रों में जो है कृत्रिम जो द्वीप है, अवतटीय संस्थापनाओं और अन्य संरचना की सुरक्षा और संरक्षण, इसको सुनिश्चित भी करना इनका कार्य में होता है। और इसमें कार्य क्या किया जाता है कि वीरता और समर्पण की जो भावना है होती है, मतलब हाँ, जो इसके प्रति कार्य करते हैं, उनके प्रति जो है हम लोग समर्पण की और वीरता की भावना से हम लोग रखते हैं भावना, और उनको सम्मान भी दिया जाता है इसी तरह का। और इस दिवस की हम सभी को बधाई भी देते हैं, क्योंकि भारतीय तट रक्षक जो है वो हमारे लिए बेहद
महत्वपूर्ण है। जी। तो हम लोग बात करने वाले हैं सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी, जो 2 फरवरी को मनाई जाएगी, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और माँ सरस्वती विद्या और कला की देवी, जिनके जन्मोत्सव के रूप में प्रत्येक वर्ष माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी पर्व के रूप में ये मनाई जाती है। और इस दिन गंगा स्नान, प्रातः स्नान करके लोग घरों में भी सज कर तैयार हो जाते हैं, पीले वस्त्र पहनकर। बहुत एकदम मान्यता है कि पीले वस्त्र पहनेंगे और माँ सरस्वती के लिए भी पीली चुनरी, पीले वस्त्र और पीले फूलों का श्रृंगार किया जाता है। और पीले प्रसाद भोजन को भी पीले रंग का ही बनाया जाता है और बड़े ही मंत्रोच्चार के साथ विधिवत सभी माँ की पूजा करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, बसंत पंचमी का जो दिन है, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मूल रूप से ज्ञान, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती के दिन के उत्सव के साथ साथ ऋतु परिवर्तन का भी प्रतीक माना जाता है। और ये दिन हम सभी को ज्ञान, संगीत, शिक्षा के महत्व को जानने, समझने और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारने को भी प्रेरित करता है। इस दिन पीले रंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। हमारे शहर में गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा छोटी छोटी कन्याओं को पीली साड़ी पहनाकर सिर पर कलश रखकर बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती है। फिर गायत्री शक्तिपीठ में माँ सरस्वती का पूजन विधि विधान से किया जाता है। और एक लिखते हैं कि जब मन में उमंग का संचार हो तो समझो बसंत है, और जब मन में अध्यात्म की धवल धारा में डूबकर ज्ञान की देवी का स्मरण करें तो समझो बसंत है। बिल्कुल। जब अज्ञान के अंधेरे को गुरु अक्षर ज्ञान के सूरज से दूर करना आरंभ कर दे तो समझो बसंत है। और जब हृदय में प्रणय का पल्लव हो जाए तो समझो बसंत है। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक है। वही इस दिन होने वाला विद्या आरंभ संस्कार धर्म पथ पर चलने का संदेश देता है। बिल्कुल, जैसे कहा जाता है ना मंजरी की जिया जब झूमे सावन है ना, तो वही मैंने कार्यक्रम शुरू में कहा था कि हमारे स्टूडियो में भी आज बसंत आया हुआ है। और मुझे याद है मंदाकिनी जी, जब बसंत होता था जिस दिन, उसके एक दिन पहले से ही घर में मम्मी वगैरह कपड़े की तैयारी करने लग जाती। जो कई बार होता था कि नहीं भाई इस बार नया नहीं बन पाया तो ठीक है, नया थोड़ा सा दुपट्टा ले आए या रुमाल को ही पीले रंग लेकिन से, पीला रंग होना जरूरी होता चाहिए। तो मुझे याद है हम लोग छोटे छोटे थे, माँ ने रुमाल भी रंग दिया ना, तो हम लोग उसको ऐसा घुमाते थे दिन भर, जैसे लगता था वो पूरा पहन लिया। लेकिन वो हमारा मन कितना उल्लसित होता था ना। सबसे बड़ी बात खुश हो जाते। बसंत तो था जो थे हमारे भीतर, कितने बसंत, मतलब हम उस छोटे से रुमाल में भी खुश हो जाया करते थे कि बसंत आ गया है ना। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि देवी सरस्वती बुद्धि और विद्या की देवी है। उनके 4 हाथ हैं जो अहंकार, बुद्धि, सतर्कता और मन का प्रतीक है। वो अपने 2 हाथों में कमल और शास्त्र धारण करती है और अपने बाकी हाथों में 2 हाथों में वीणा, सितार जैसा जो वाद्य है वो बजाती हैं। एक सफेद हंस पर वो सवार है। उनकी सफेद पोशाक पवित्रता का प्रतीक है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छींटा जिससे देवी सरस्वती प्रकट हुई हैं और ऐसा माना जाता है देवी सरस्वती ने वीणा बजाकर पूरे संसार में मधुर आवाज फैलाई और सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। तभी से देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है और इस तिथि को बसंत पंचमी मनाया जाने लगा। बिल्कुल, है ना। और एक लिखते हैं कि बिहार में सरस्वती पूजा बड़ी ही धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है। मूर्तियों की स्थापना स्कूलों मोहल्लों में की जाती है। सरस्वती पूजा आज भी होती है। सरस्वती पूजा पीले वस्त्र पहनना, माँ सरस्वती को पुष्पांजलि अर्पित करना और अपनी किताब कॉपी उनके पैरों के पास रखना। उस दिन पढ़ाई की छुट्टी। माँ सरस्वती के साथ साथ भगवान शंकर की बसंत पंचमी के दिन पूजा होती है। उनका तिलक उत्सव मनाया जाता है। बेर, मिश्री, कंद, चने की फलियाँ, गेहूं की बाली, आम का मंजर, सुगंधित आम्र मंजरी और अबीर गुलाल से उनका अभिषेक किया जाता है। बिल्कुल सही कहा। और एक लिखते हैं कि 2 फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से हम मनाएंगे और ऐसी मान्यता है कि माँ सरस्वती का जन्म हुआ था और सरस्वती से विद्या, बुद्धि, संगीत, कला और ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि माता सरस्वती को पीला रंग बहुत प्रिय था और इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है और पाठशालाओं में माता सरस्वती का पूजन होता है और इस दिन कविता पाठ, संगीत समारोह, नाटक इत्यादि भी होते हैं। बिल्कुल। और आगे लिखते हैं कि बसंत पंचमी बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस समय सरसों के खेत खिल उठते हैं और जिसमें चारों तरफ पीली और खूबसूरत रंगत छा जाती है। इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं क्योंकि पीला रंग बसंत ऋतु को दर्शाता है। बसंत पंचमी माघ महीने के 5वें दिन मनाई जाती है जो हर साल जनवरी या फरवरी में आती है। बसंत पंचमी नई चीजें शुरू करने या सीखने का समय है। इस दिन लोग ज्ञान, बुद्धि और कला की देवी की पूजा, सरस्वती देवी की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती की मूर्तियों को सुंदर पंडालों में रखा जाता है और खास पकवान जैसे मीठे पीले चावल और खीर पूरी देवी को चढ़ाए जाते हैं। बच्चे रंग बिरंगी पतंगे उड़ाकर और नाच गाकर इस त्योहार को मनाते हैं। ये दिन सभी के लिए खुशियाँ मनाने का और कुछ नया सीखने और एकजुट रहने का है। और मंदाकिनी जी, घर में भी जो जिनके पास वाद्य यंत्र होते हैं तो वो उस दिन खास सभी यंत्रों की बाकायदा पूजा करते हैं। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा कला की देवी सरस्वती का
दिन होता है और ऐसे सम्मान करते, पूजा करते हैं। तो देखिए जीव जंतु कल्याण दिवस भी है, तो पशु पक्षियों के लिए वसंत का मौसम बड़ा खास होता है, इसलिए भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने हर साल बसंत पंचमी के दिन जीव जंतु कल्याण दिवस मनाने की योजना बनाई और तब से हम इसे मनाते आ रहे हैं। इनकी भावनाओं को समझना, यानी पशु जीव जंतु जो है उनकी भावनाओं को समझना, इनकी देखभाल सुरक्षा करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। खान पान व्यवस्था, उपचार, इनकी प्रजातियों को बढ़ाना, जहाँ ये रहते हैं इनकी साफ सफाई का प्रबंध करना और इन मूक प्राणियों के प्रति सहिष्णुता, दया, करुणा हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। इसीलिए पशु कल्याण के लिए एकजुट रहें और असहाय पशु जीवों का ख्याल रखें और जो घरों में भी पालते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे जो जीव जंतु हैं, कीट पतंगे हैं, प्राणी मात्र की रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य होता है। और ये पखवाड़े या कल्याण दिवस इसलिए मनाए जाते हैं मंजरी, ताकि हम बार बार अपने आप से रिन्यू होते रहें, अपने आप को खंगालते रहें कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम अपने आप को निष्ठुर, भूल तो नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमें हर दिन ये ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस जो है हम 2 फरवरी को मनाएंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ना, जिसके प्रति लगभग हम जो है अनजान रहते हैं, उसके बारे में सोचते भी नहीं है। ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और पर्यावरण से जुड़ी सभी की सुरक्षा है, उनके संरक्षण देखभाल के लिए लोगों में जागरूकता बनी रहे कि कैसे वो इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर और 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी, इस बात का ख्याल हम सभी को है। तो पृथ्वी और भूमि और जल, इन सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन सभी के साथ जो है जीव जंतु प्रकृति फलती फूलती है और धरती पर हमारा ही नहीं, इन सभी का अधिकार है, इनका भी घर है। नदियाँ, झील की बात करें, समुद्र की बात करें, जंगलों की, पहाड़ों की बात करें, तो बहुत सारे प्राणी, पादप और जीवों को हम देखकर आश्चर्य करते हैं। इतना कौतूहल होता है, इतना नमी में वो रहते हैं। अद्भुत संसार है हमारा, है ना। अगर हम पूरे संसार को देखें, मन की आंखों से भी देखें तो पता चलता है। सुंदर होते हैं, खूबसूरत रंग होते हैं, आकार होते हैं कि देखते ही बनता है। बिल्कुल। तो हमें जलवायु परिवर्तन की भी चिंता करनी है कि जलवायु परिवर्तन से जो जैव विविधता प्रभावित होती है, इसके संरक्षण के बारे में भी हमें सोचना है और इस तरह से हम अपनी भूमि की, मिट्टी की, सभी की रक्षा कर पाएंगे। जो मिट्टी का कटाव होता है ना मंजरी, वो भी बहुत ध्यान रखना होता है कि उससे कितना नुकसान होता है। तो मिट्टी को मिट्टी मत समझे कि अरे छी, ये तो मिट्टी है, ये तो धूल है ना। मिट्टी से ही हम सब बने, हमारा शरीर बना है। बहुत ज्यादा अगर हम दर्शन में जाएं तो मिट्टी में ही चले जाएंगे कहते हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में मिट्टी का कितना महत्व है, इसका हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है और उसकी रक्षा, उसका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। तो मंजरी, आज बहुत सारी बातें हमने कर ली है और अब वक्त जो है इजाजत नहीं दे रहा कि हम कुछ और बातें करें। जी, तो सबको आने वाले त्योहार के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और विदा लेते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का नमस्कार।